हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ केमिस्ट्री पेपर। किस तरह से केमिस्ट्री के पेपर को आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है सेक्शन बी की, जैसे कि बाकी पेपर फिज़िक्स में मैंने बताया था। इसमें भी आप वैसे ही है, आप हेडिंग देंगे सेक्शन बी की और उसके बाद शार्ट क्वेश्चन का जो नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 2 वो आप लिखेंगे, जैसे कि ये बताया गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, जैसे कि अब मैंने ये बनाई है, इसके ऊपर इस तरह से आप कोशिश करेंगे, ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे और कोशिश करें ब्लू मार्कर को ही यूज़ करें। बॉल पेन भी ब्लू रखें, मार्कर भी ब्लू रखें, ब्लैक को ना यूज़ करें। मना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा उसका नहीं बनता, सही जचता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लू को ही यूज़ करेंगे। क्योंकि ब्लैक और ब्लू जब मिक्स होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता पेपर। इसलिए आप कोशिश करें दोनों ही ब्लू यूज़ करें, मार्कर भी ब्लू इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आप बॉल पॉइंट या पेन जो भी आप इस्तेमाल करें वो भी ब्लू हो। उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना जी। शॉर्ट आंसर के बाद पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हेडिंग नहीं भी बनती तो किसी तरह से क्वेश्चन में से उसकी हेडिंग बना लेंगे, लेकिन हेडिंग ज़रूरी है। हेडिंग देंगे तो आसानी से पेपर पढ़ने वालों को भी मसला नहीं होगा, इसलिए वो पढ़ के आगे आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है, और आपको भी पेपर भी खूबसूरत लगेगा आपका। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। जो क्वेश्चन पेपर में मुझे आता था, सबसे पहले मैंने उसका नंबर दिया और उसके बाद फिर मैंने उसकी हेडिंग दी मॉलिक्यूलर मास की। तो ये क्वेश्चन था डिफाइन मॉलिक्यूलर मास या व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन अगर आता है तो आप डायरेक्ट लिखने की बजाय आप पहले उसकी हेडिंग देंगे मॉलिक्यूलर मास की, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद उसकी एग्जांपल की आपने डायरेक्ट एग्जांपल भी नहीं लिखनी, बल्कि प्रॉपर उसकी हेडिंग देंगे पहले, और हेडिंग देने के बाद फिर आपने उसकी एग्जांपल लिखनी है। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इसी तरह से उसका नंबर डालें और नंबर डालने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे डाटा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसके अंदर एक नंबर, अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, आप डाटा लिख देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है। इसलिए डाटा को बाकायदा हेडिंग बना के डाटा लिखें। उसके बाद जो चीज़ आपने मालूम करनी है फाइंड में, उसमें वो फाइंड को लिखें और उसके बाद आप उसका फार्मूला लिखें। एक नंबर आपका फार्मूले का होता है, एक नंबर आपका डाटा का होता है, डाटा और रिक्वायर्ड का। अब फार्मूला आपको आता है तो सबसे पहले फार्मूला लिख दें तो एक नंबर आपको और मिल जाएगा। बाकी जो एक नंबर बचा उसको आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है। इस तरह से आपको तीनों नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो आपने एक नंबर डाटा का, एक नंबर आपके पास फार्मूले का और एक नंबर सोल्यूशन का। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसा कि फ़िज़िक्स में भी हमने ये देखा था, एप्लीकेशन आ सकती हैं किसी चीज़ की, या किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं, या किसी चीज़ की यूजेस पूछे जा सकते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर यूजेस ऑफ आइसोटोप्स का है, तो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर हमने पॉइंट्स बना लिए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बुलेट्स नज़र आ रही है आपको। ये मार्कर से बनाएंगे, मार्कर से बनाने के बाद फिर आप बाकी सारा बॉल पॉइंट से लिखते जाएंगे। जितने, अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 लिखें उसके अंदर यूजेस, क्योंकि अगर उसमें कोई एक गलत हो जाता है तो कोई से 3 उन्होंने सेलेक्ट करने होते हैं उसमें से। तो कोशिश करें अगर वो 3 मांगे गए हैं तो 3 ना लिखें, बल्कि कम अज़ कम 4 या 5 लिखें। 4 से 5 लिखें उसमें, ताकि उनमें से कोई से 3 जो उसको सही होंगे आपको पूरे नंबर दे देंगे। अगर कोई इसमें से गलत होता है तो वो आपको फिर नंबर नहीं करता वहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसके अलावा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का ही क्वेश्चन कई मरतबा पेपर में आ चुका है। तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना आपने, उसके लिए आप हेडिंग दे देंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की,
और उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। जैसे कि मेरे पास ये फास्फोरस का एक एटम है, तो उसकी पहले मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर जो लास्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने बोल्ड लिखा, या मार्कर से लिखें या उसको किसी और पेन से लिख के ब्लैक से लिख लें, किसी और कलर से लिख लें, ताकि वाज़ी हो जाए कि ये हमारा आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये आंसर है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन की टाइप है वो उसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसमें जो भी उस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपने सेंटर में लाइन लगा के जैसे ये बताया गया इस तरह से उसको सेटअप बना लें। और उसके बाद दो चीज़ें जिनमें डिफरेंस हमने करना है, जैसे कि यहाँ पर डिफ्यूजन और एफ्यूजन है, तो आप डिफ्यूजन और एफ्यूजन की हेडिंग बना लेंगे, और हेडिंग बनाने के बाद उसके जो पॉइंट्स हैं उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये दिखाया गया है। इस तरह बुलेट्स बना लेंगे और कोशिश ये करने के पॉइंट इसका पॉइंट आमने सामने हो, जैसे ये पॉइंट आमने सामने है। अगर इसमें गैप आ जाता है तो उस लाइन को खाली छोड़ दें। तो इसमें आप जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जैसे अब यहाँ पे डिफ्यूजन और एफ्यूजन की डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जांपल दी गई है, अगर आप और भी लिख सकते हैं पॉइंट्स तो इसके बारे में लिखते जाएं। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन था नोबल गैसेस के बारे में कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। तो उसका क्वेश्चन का मैंने नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी बल्कि नोबल गैसेस की हेडिंग दी है। नोबल गैसेस की हेडिंग देने के बाद फिर उसकी डेफिनेशन को कोट किया है। डेफिनेशन को लिखने के बाद आपने इसको अंडरलाइन करना लाजमी, इन्वर्टेड कॉमास में भी लिखेंगे उसको। अगर आप इसको चाहें तो इसको आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में भी आप इसको लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल आपने ऐसे नहीं लिखनी, हेडिंग दे के उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप 3-4 एग्जांपल भी इसकी दे सकते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आयनिक बांड के बारे में है। आयनिक बांड या कोवलेंट बांड का कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आया करता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी सीख लें कि आयनिक बांड और जो कोवलेंट बांड है वो किस तरह से बनता है। कोई आपको एग्जांपल पूछी जा सकती है कि जैसे यहाँ पर MgF2 है तो इसमें कैसे आयनिक बांड बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कैसे कोवलेंट बांड बनता है, वो सब आपने बताना होता है। ओके, अब हम देखते हैं आयनिक बांड फॉर्मेशन इन MgF2। तो सबसे पहले आप इन दोनों एटम्स का इंट्रोडक्शन देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम का इंट्रोडक्शन दिया पहले कि मैग्नीशियम के बाद ये सारे पॉइंट्स लिखिए, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या इसका एटॉमिक नंबर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा तो क्या होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, लूज़ करेगा गेन करेगा, इनसे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद दूसरा एटम जो इसमें इंक्लूड था वो फ्लोरीन, तो आपने फ्लोरीन के बारे में बता देना है, फ्लोरीन फलां ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये सब चीज़ें लिखने के बाद फिर आप नीचे एक डायग्राम की हेडिंग भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ इस तरह से आपने मैग्नीशियम के एटम और फ्लोरीन के एटम के दरम्यान जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसको आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, उससे नीचे आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन में आपने इस केमिकल रिएक्शन को शो करना है, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग में भी आ जाता है बाज़ औक़ात और शॉर्ट में भी आ जाता है, दोनों क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। उसके बाद अब हमारे पास रह जाता है लॉन्ग पार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आपने सेक्शन C या D जो भी आता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। सेक्शन C है तो C लिख दें, D है तो D लिख दें। और उसके बाद आपने एक हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन की, जैसे मैंने ये बनाई हुई है लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग। इसके बाद आपने उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नंबर जो पेपर के ऊपर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को लिखने के बाद ऐसी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अब उसके 2 या 3 पार्ट होते हैं, A, B या C। तो आप जिस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं उस पार्ट को A या B को, जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा है, आपने ऐसी डिज़ाइनिंग कर देनी है उसके अंदर। और उसके बाद फिर आपने उस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है बल्कि डायरेक्ट आप उसका आंसर लिखेंगे। जैसे ऑक्टेट रूल के बारे में था तो मैंने सबसे पहले ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिख दी,
और उसके बाद उसका सेकंड पार्ट में फॉर्मेशन ऑफ CO2 किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके बारे में लिखना था। तो उसमें याद रखें, पहले आपने सारा इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद इसमें डायग्राम का बनाना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम आप बाकायदा इधर हेडिंग देने के बाद भी लिख सकते हैं डायग्राम की, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है। केमिकल इक्वेशन और डायग्राम लाजमी बनाएं इसके अंदर, और किस तरह से इसके अंदर बॉन्डिंग होती है वो सारे को यहाँ थ्योरेटिकली सारा मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह आपने डायग्राम बनानी है, कोशिश करें कि डायग्राम की भी अगर हेडिंग देना चाहते हैं, अगर टाइम है तो हेडिंग भी आप दे दिया करें उसकी। इस तरह से आप उसका पार्ट ए मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप उसका नेक्स्ट पार्ट बी कैसे करेंगे। अब उसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट बी है आपने उसके नीचे ही सॉल्व किया, ऐसे बी लिखा और दोनों तरफ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी। एक बात का ख्याल रखना है हमने यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन हैं आप एक क्वेश्चन का ए पार्ट करें दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट उसके साथ मिला दें, ऐसा नहीं करना। अगर आपको एक क्वेश्चन का ए पार्ट आता है मगर बी पार्ट नहीं आता तो आपने फिर उस क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद उसका ए पार्ट लिखें, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका नंबर मेंशन करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप नोट करें कि क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद उसका पार्ट बी लिख देंगे आप, ताकि पता चले कि ये जो पार्ट बी है वो क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो उसके बाद फिर आपके पास जो भी आपका टॉपिक है वो आपको उसको लिखना स्टार्ट कर देंगे। कोशिश करें जितनी पॉसिबल उसके अंदर हेडिंग्स बनती हैं वो आप बनाएं। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का टॉपिक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे के लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ खाली पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी हेडिंग देंगे, और उसके बाद फिर आप उसकी डायग्राम की हेडिंग देंगे। तो डायग्राम में आपने खूबसूरत सी अच्छी सी डायग्राम बनानी है। कोशिश करें, प्रैक्टिस किया करें, मेन जो डायग्राम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकती हैं उसकी प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप पेपर में जब बनाएं तो खूबसूरत और अच्छी साफ नीट डायग्राम बने। तो डायग्राम बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसकी वर्किंग को डिस्कस कर लेना है। अब वो कैसे काम करता है, वर्किंग, सारी वर्किंग जितनी भी है वो आप लिखेंगे, और उसके बाद एंड पे, सबसे एंड पे उसके केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन एनोड के ऊपर अलग हेडिंग दे के आपने एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखना है, और इसी तरह से आपने कैथोड के ऊपर भी रिएक्शन लिखना है। चलिए आज की वीडियो ये कंप्लीट होती है।